हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको हम 4.1 का भी वीडियो बना के दिए थे सर कि 4.1 में हम लोग एक्सपेंड जो करते थे वो किस तरीके से करते थे, या आपको 2x2 का भी बताए थे, 3x3 का भी बताए थे, या किसी चीज़ों को इंटू करवा के, जैसे कि हमको दिया हुआ रहता था कि मॉडल्स में 2a = 4a का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग उसमें पहले इंटू करवा के तब जाके उसको इक्वल करवाते थे। आज जो हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट्स के 4.2 चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसके थोड़ा से गुण को जानेंगे, मतलब क्या कि उसके प्रॉपर्टी को, आखिर वो प्रॉपर्टी क्या है। अगर आपको हम 6-7 प्रॉपर्टी बताते हैं सर, तो आप अगर उसको दिमाग में रखिएगा तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इजी रहेगा। और बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का, तो एक्सरसाइज 4.2 में आपको जो है कि एक क्वेश्चन तो एग्जाम में कंफर्म रहेगा कि एक क्वेश्चन लॉन्ग का आता है तो आता है, तो इसलिए हम लोग जानेंगे कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, पहले हम उसके प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। जैसे कि हम आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको ये प्रॉपर्टी समझा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको अपना लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर। देख लेते हैं। चलिए सर, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या कहता है, बोला क्या कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट जो कहता है कि जब भी हम कोई भी बोल रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, आखिर डिटर्मिनेंट्स के सारणिक के गुण क्या है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो को कॉलम में अगर हम चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है इंटरचेंज जब करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट्स में अनचेंज होता है। जैसे क्या कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है, पहले सुन लीजिएगा अच्छे से। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। जब रो और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में नहीं परिवर्तन होता है, उसका वैल्यू जैसे रहता है वो वैसे ही रह जाता है। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन लेते हैं सर कि मेरे पास a = जो दिया हुआ है, a = जो मेरे पास दिया हुआ है, a का वैल्यू जो दिया हुआ है कि a = मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है सर। जब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं तो हम क्या करते थे, इसको इससे इंटू, इसको इससे इंटू, तो 4 × 1 और ये कितना हो गया -3 × 2। तो आपको पता होगा 4 × 1 = 4 और 3 × 2 = 6। अगर चेंज करेंगे तो -2, ये इसका मॉडुलस। जब हम इसका a' निकालेंगे तो a' निकालने के लिए आपको पता होगा कि हम रो जो रहता है वो कॉलम में आ जाता है, तो ये 1 2 3 और 4 हो गया, ये ना हो गया सर। जब हम इस चीज़ों को चेंज करते, इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या कहेंगे, इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो हम इसको इससे इंटू करते, तो 4 × 1 बीच में -2 × कितना 3, तो ये 4 माइनस कितना 6, तो ये कितना हो गया -2। कहने का ये मतलब हो गया कि जब हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू बाद में भी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि a का मॉडुलस = कितना हो गया, a का मॉडुलस, सॉरी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कि थोड़ा सा देख लेते हैं, a का मॉडुलस कि a का मॉडुलस = a' का मॉडुलस, दोनों का वैल्यू क्या होगा सर, सेम होगा। जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो या कॉलम को चेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसा रहता है वैसा ही आता है। तो ये रहा पहला नंबर प्रॉपर्टी। अब दूसरा हमको बोला, अगर हम दूसरा की ओर चलते हैं तो दूसरा जो हमको दिया हुआ है देख लीजिएगा क्या बोला कि इफ बोला
इफ टू रो और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर चेंज। जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अगर हम किसी भी रो या कॉलम को चेंज करते हैं तो उसके साइन में परिवर्तन आ जाता है। सुनिएगा अच्छा से, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो या कॉलम को इंटरचेंज करवाते हैं तो उसके साइन में परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो भी डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ था सर, तो ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये मेरे पास कितना R3 होता है, यही ना हो गया सर। जब हम बोला कि R1 को R2 में चेंज करते हैं, R1 वाला को उठा के R2 पे और R2 वाला को उठा के R1 पे, मतलब इसको उठा के यहाँ पे लाएंगे और इसको उठा के कहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ पे। जैसे ही हम नीचे वाले को ऊपर ले गए तो नीचे DEF था तो ऊपर गया DEF, ऊपर R1 के प्लेस में ABC था तो ABC कहाँ गया नीचे, और नीचे GHI तो GHI वैसे ही रह गया। तो जैसे ही किसी भी रो या कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करवाते हैं, मतलब परिवर्तन करते हैं, तो उसके साइन में परिवर्तन आ जाता है। अगर ये प्लस में है, आगे यहाँ कुछ नहीं सो रहा है तो प्लस है, तो साइन किसका लग गया, माइनस का। याद रहेगा, एक बार अच्छे से सुनते हैं। जब किसी भी सारणी के किसी भी स्तंभ या पंक्ति को अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उसके साइन में परिवर्तन आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, जब किसी भी रो या कॉलम को अगर हम चेंज करेंगे, मतलब कि इसको उठा के ऊपर और उसको उठा के नीचे लाएंगे तो उसके साइन में परिवर्तन आ जाएगा। ये रहा मेरा कितना 2 नंबर। बढ़ते 3 नंबर की ओर। 3 नंबर जो आपको दिया हुआ है सर, 3 नंबर बोला इफ एनी if any two row and two column of a determinants are identical, the value of determinant is 0। जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के 2 गो रो या 2 गो कॉलम इक्वल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना होता है, 0। सुनिएगा अच्छा से, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के 2 गो रो या 2 गो कॉलम इक्वल हो जाता है तो उसका वैल्यू जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, मतलब 0। इसमें देखेंगे तो ये C1 हो गया और ये कितना हो गया C2, दोनों का वैल्यू इक्वल है सर। यहाँ पे भी 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 2 3 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई भी डिटर्मिनेंट्स में अगर 2 गो रो और 2 गो कॉलम इक्वल हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, C1 इक्वल टू कितना C3, इसलिए वैल्यू कितना 0। याद रहेगा तीनों प्रॉपर्टी। पहला बोला, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो या कॉलम को क्या बोलते हैं, परिवर्तन करते हैं, मतलब कि जो रो में है उसको हम कॉलम में उठा के लिया है तो उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, जो आंसर उसका आएगा ये आंसर इसका होगा। दूसरा, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते, मतलब कि दूसरा वाला को पहला पे और पहला वाला को दूसरा पे लाते तो उसके साइन में परिवर्तन हो जाता है। 2 नंबर ये था। और तीसरा, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के रो या कॉलम आइडेंटिकल मतलब इक्वल हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। याद रहेगा, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स 2 गो सारणी का वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये रहा मेरा तीसरा। ये 3 हो गया है, आपको हम 7 से 8 पढ़ाएंगे सर, 8 गो के 7 गो की 8 है सर। तो ये रहा मेरा तीसरा। अब बढ़ते हैं हम चौथा की ओर। जब हम चौथा लेते हैं, देख लेते हैं 4 नंबर। देखिए ऐसा 4 नंबर लेते हैं, ये 4 नंबर ले रहे। बोला ये वाला देखेंगे, बोला द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल द एलिमेंट्स ए रो और कॉलम आर 0। जब कोई भी डिटर्मिनेंट्स का कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जब कोई भी डिटर्मिनेंट्स का कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना होगा, 0। जैसे अगर मेरे पास ये पूरा क्या है 0,
तो इसलिए 0। या हो सकता है कि हम मान लेते हैं कि ऊपर 0 0 0 दिया हुआ है, ये A B C और D E F दिया हुआ है, तो बोलेगा इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम कहेंगे डायरेक्ट कितना हो गया 0। आपको कहीं भी देखना है कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। याद रहेगा, जब कोई भी डिटर्मिनेंट्स का कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर कितना, टॉपिक प्रॉपर्टी नंबर 4। बढ़ते हैं अगला 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर हमको क्या बोला देख लेते हैं सर। बोला 5 नंबर बोला इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स बाय द सेम कांस्टेंट द के इट्स द वैल्यू ऑफ द गेट्स मल्टीप्लाई बाय के। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी अगर हम कांस्टेंट वर्ड से किसी भी डिटर्मिनेंट्स को इनटू करवाते हैं तो हम या तो सिर्फ एक रो या तो सिर्फ एक कॉलम में ही इनटू करवाएंगे। सुनेंगे अच्छा से, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई कांस्टेंट वर्ड से इनटू करवाते हैं, कोई कांस्टेंट वर्ड इनटू करवाते हैं तो सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में ही इनटू करवाएंगे। जैसे कि हमको दिया हुआ है कि k से इनटू करवाना है, या तो हम k से इनटू करवाएंगे तो पूरा किस में करवाए C1 से। या हो सकता है सर कि मान लेते हैं कि a का डिटर्मिनेंट्स मेरे पास A B C, मान लेते हैं कि a का डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है A है B है C है, D हो गया E हो गया F हो गया G हो गया H हो गया और I हो गया, ये चीज़ हमको दिया हुआ है सर। अगर हम K से कोई इंटू करवाए तो K से इंटू करवाना होगा A B C D E F G H और I लेते हैं सर, यही ना दिया हुआ सर। तो हम इसमें R1 में इंटू करवाएंगे तो क्या लिखेंगे A के B के C के, D हो गया E हो गया F हो गया G हो गया H हो गया और I हो गया, ये हो गया। जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के अगर कोई भी कांस्टेंट वर्ड से इनटू करवाना हो तो केवल हम एक रो या तो एक कॉलम में ही इनटू करवाएंगे। याद रहेगा अच्छा से, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कोई भी रो कोई कांस्टेंट वर्ड से अगर इनटू करवाते हैं तो एक रो या एक कॉलम में ही इनटू करवाएंगे। तो ये रहा मेरा प्रॉपर्टी नंबर 5। आते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो 6 नंबर आपको जो दिया हुआ है सर कि अगर 6 नंबर बोला क्या है कि A प्लस बी बी प्लस सी और C प्लस ए E F G I J K, ये चीज दिया हुआ है। जब कोई भी सर रो या कॉलम में सर आपको प्लस का साइन दिखे जुटा हुआ हो, तो जैसे ये जुटा हुआ है तो हम पहले A B C E, फिर उसके बाद कितना हो गया सर C, A का A हो गया, B का B हो गया, C का C हो गया, फिर उसके बाद C हो गया, फिर F हो गया, फिर ये कितना हो गया G हो गया, फिर I हो गया, J हो गया, K हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया B हो गया, पीछे वाला B C A। ये हम समझाते हैं आपको अच्छे से सर, देख लेते सर। मेरे पास को दिया हुआ है क्या कि हम कुछ भी ले रहे सर, समझिएगा कि मेरे पास कोई भी डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है सर, कोई भी डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है A प्लस B है, B प्लस C है, C प्लस A है, यहाँ पे D हो गया, E हो गया, F हो गया, ये G हो गया, H हो गया, I हो गया, इस प्रकार से सर दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G H और ये I हो गया, ये ना। फिर बीच में साइन प्लस का देंगे, पीछे वाला को उठाएंगे, कितना हो गया B हो गया, C हो गया, A हो गया, D हो जाएगा, E हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये G हो गया, H हो गया और ये कितना हो गया I, ये रहा। जी हाँ, अगर इसमें एक पार्ट और जुटा होगा तो वो भी एक पार्ट और जुट जाएगा, समझे। जब भी अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सर ऐसा हो तो हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं और दोनों को एक्सपेंड कर देंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। सुन लीजिएगा, जैसे A प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए या D E F G H I दिया हो तो हम पहले आगे वाला को A B C, नीचे वाला जैसे था वैसे ही, उसके बाद R3 जैसे था वैसे ही। फिर उसके बाद क्या किए,
फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए हो गया। इस प्रकार से इसको करके जोड़ सकते हैं। और अगला सर, जैसे बात करते हैं अगला का, कि मेरे पास और भी दिया हुआ है सर। अगर हम लेते हैं कोई भी अगला सर टॉपिक प्रॉपर्टी है कि हम ए बी के डिटर्मिनेंट्स को ए डिटर्मिनेंट्स बी का डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि आपके पास कोई वैल्यू दिया हुआ है सर, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है, और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 4 3 2 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है। हम अपने मन से कोई भी वैल्यू लिए कि ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है और बी का वैल्यू 4 3 और 2 1 दिया हुआ है। तो आपको बोला ए बी का, पहले हम अगर ए को बी से इंटू करवा लेते तो ए का वैल्यू 1 2 3 4 दिया हुआ है और बी का वैल्यू जो दिया हुआ था सर कितना देखिएगा तो 4 3 2 1 है। तो आपको इंटू बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। रो को कॉलम से इंटू करते सर, तो एक को 4 से इंटू करेंगे तो 4, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना 2 2 नहीं 4, एक को 3 से किए तो 3 हो गया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 हो गया, 4 को 2 से गुना करेंगे 6 हो गया, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो गया, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, यही हो गया सर, यही ना हो जाएगा। 3 को 3 से गुना किए 9, 4 को 1 से गुना किए 4, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, ये कितना हो गया 9 4 13 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकला। अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। तो 13 को 8 से गुना करेंगे, 13 पचे 65, 13 चौक 78, 63 91, 13 8 104, तो 104, बीच में माइनस, इसको इससे गुना करेंगे 18 पचे 90, घटाएंगे तो कितना बचेगा 104 में से 90 घटाएंगे तो -14, ये चीज़ है सर। अब बोला कि ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस, तो अगर हम मेरे पास ए का वैल्यू दिया हुआ है तो ए का मॉडुलस निकालेंगे तो 1 2 3 4, इसका अगर मॉडुलस निकालते तो 4 एकम 4 और ये माइनस कितना हो गया 3 दूनी 6, घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। या बी का मॉडुलस निकालते हैं सर, तो बी का मॉडुलस 4 3 2 1, ये ना दिया था सर। अगर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो गया सर 4 एकम 4 और 3 दूनी कितना हो गया 6, ये ना हो गया सर। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 18 पचे 90, 13 8 65 78 63 91 104, 13 9 117, सही है सर। हम कहीं गलती की तो नहीं किए सर, देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, इसको भी घटाएंगे तो कितना हो गया सर -2। अगर हम ए और बी को इंटू करवाते, ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस, तो मेरे पास कितना हो गया -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस +4 आ रहा है। यहाँ कहीं गलती कर रहे क्या, एक को 4 से इंटू किए 4 4 2 दूनी 4, एक को 3 से तो 3 हो गया, 3 2 एकम 2 हो गया, 3 को 4 से गुना किए तो 12, 4 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ गलत है सर, 3 को 4 से गुना किए 12, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 को 3 से 9 हो गया, 4 को 1 से 4, ये कितना हो गया 20 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो बनेगा सर क्या बनेगा, ये 20 बनेगा, यहाँ पे 20 बनेगा। तो 13 को 8 से इंटू करेंगे तो 104, 20 पंचे 100, हमको लगा था सर यहाँ पे 100, घटा देंगे तो कितना हो गया -4। तो दोनों का वैल्यू जो आएगा सर वो इक्वल होगा। यहाँ से थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था इंटू में, क्योंकि 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12, 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 8, 12 8 20, 20 पंचे 100, दोनों का वैल्यू क्या हो गया बराबर। खैर सर आपको समझना ये है कि जब ए बी का मॉडुलस को, अगर ए बी का मॉडुलस को हम ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस कह सकते हैं। तो आपको आज हम जो प्रॉपर्टी पढ़ाए सर 7 गो, आपको ये दिमाग में रखना है। पहला प्रॉपर्टी था जब किसी भी रो या कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, जब कोई भी अगर डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या कॉलम को ऊपर नीचे मतलब परिवर्तन करते, जगह पे परिवर्तन, R1 का वैल्यू को R2 पे और R2 का वैल्यू को R1 पे ले जाते तो उसके वैल्यू में परिवर्तन आ जाता है, साइन जो लगता है वो माइनस का हो जाता है। फिर तीसरा, जब कोई भी डिटर्मिनेंट्स अगर आइडेंटिकल हो जाता है, मतलब कि कोई 2 गो रो या 2 गो कॉलम अगर इक्वल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना हो जाता है 0। और तीसरा अगला कि जब कोई भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 दिखे तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है। और उसके बाद जो अगला बताए थे कि a + b, b + c, c + a, बाकी दुनिया का जो भी वर्ड हो तो हम उस चीज़ को तोड़ के 2 बार लिख सकते हैं और दोनों को एक्सपेंड करके जोड़ देंगे तो उसका आंसर होगा। और लास्ट ए बी का मॉडुलस को हम ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस भी कह सकते हैं। ये रहा इसका प्रॉपर्टी। अब इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर,
तो इसके क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन, जो कि आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसी से रिलेटेड हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे। जो हम बताएंगे सर आपको आज के क्लास में प्रॉपर्टी के बाद मात्र 3 क्वेश्चन बताएंगे सर, कि ये 3 क्वेश्चन को जानना है और इसके प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक करवाएंगे सर, कि 4 से 10 तक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और लास्ट में पूरा सर होगा। तो ये रहा आपका पूरा इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं सर, कि मेरे पास जब क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर। तो देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक्सरसाइज 4.2 जो बुक में है सर, तो बोला है कि एक्सरसाइज मेरे पास कितना है 4.2 है सर। ये चीज़ दिया हुआ है कि 1 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये x हो गया, a हो गया, x प्लस a हो जाएगा, ये y हो जाएगा, b हो जाएगा और y प्लस कितना b हो गया, और ये z हो गया, ये c हो गया, z प्लस कितना c हो गया। ये चीज़ आपको दिया हुआ है और बोला आपको 0 फाइंड करना है सर, बराबर में कितना लाना है 0। ये चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप बहुत अच्छे से देखे होंगे कि यहाँ पे x प्लस जो दिया हुआ है वो a दिया हुआ है, यहाँ पे x प्लस a दिया हुआ है, y प्लस b दिया हुआ है, z प्लस c दिया हुआ है। आखिर ये चीज़ जो बना होगा कहाँ से, तो हम इस दोनों को भी अगर ऐड करेंगे तो ये x प्लस a बनेगा, इस दोनों को ऐड करवाएंगे तो y प्लस b बनेगा, और इस दोनों को ऐड करवाएंगे तो z प्लस c बनेगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होगा। हम इसको R1 कहते हैं, ये R2 होता है और ये कितना R3 ही ना होता है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये कितना हो गया C3। कोई दिक्कत सर? ये मेरा इस साइड वाला जो रहता है ऊपर के लिए, तो ऊपर वाले को हम लोग सीधा R1 R2 R3 और जो खड़ा रहता है वो उसको C1 C2 C3 कह सकते हैं। एक को रो एक को कॉलम। अगर हिंदी में बात किया जाएगा तो पंक्ति और स्तंभ की बात होती है। हिंदी में R1 को पंक्ति और कॉलम को स्तंभ कहते हैं। तो अगर हम बात करें सर R1 के प्लेस पे, अगर हम R1 प्लस R2 कर दे सर, अगर इस दोनों को ना जोड़ना है सर, अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो C1 के प्लेस पे कह सकते हैं कि हम C1 प्लस कितना C2 कर लेते हैं सर। तो हम C1 प्लस C2 कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्या, जब इस दोनों को ऐड करवाएंगे तो हम कह सकते हैं x प्लस a, ये a अपना औसई हो गया, ये x प्लस a औसई हो गया। इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो y प्लस b, ये अपना b औसई हो गया, y प्लस कितना b हो गया। इस दोनों को जोड़ेंगे तो z प्लस c हो गया, ये c हो जाएगा, इसको भी हम z प्लस कितना c कहेंगे। तो आप इसमें देखिएगा कि C1 और C3 का वैल्यू जो हो गया वो इक्वल हो जाएगा। C1 और C3 का वैल्यू इक्वल हो गया। तो जब आपको बोले थे जब आइडेंटिकल में, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स में या 2 गो रो या 2 गो कॉलम इक्वल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू का मान 0 हो जाता है। फिर से सुनेंगे, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी 2 गो रो या 2 गो कॉलम अगर इक्वल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो हम इसमें कह सकते हैं कि C1 और C3 का वैल्यू इक्वल है सर, तो इसलिए वैल्यू कितना हो गया 0। कोई दिक्कत? C1 और C3 का वैल्यू इक्वल हो गया था, इसलिए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हुआ। ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि सेकेंड आपको क्या बोला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा सर, a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस कितना है a है। ये b माइनस सी है, c माइनस a है और a माइनस b है। फिर बोला c माइनस a है, a माइनस b है और b माइनस c है, और इसका वैल्यू कितना लाना है 0। तो आपको इसका भी वैल्यू को 0 लाना है सर। अगर बात करते हैं तो आपको अभी जस्ट हम बोले कि ये वाला मेरे पास R1 होता है, ये R2 होता है और ये मेरे पास R3 होता है। ये C1 होता है, ये C2 होता है और ये कितना C3।
तो C1 C2 C3 R1 R2 R3 आप अगर बहुत अच्छे से अगर देखते हैं सर, तो आपको 2 गो A 2 गो B 2 गो C, यही ना सर। अगर हम ऐसे चाहे ऐसे कैसे भी लेते हैं तो किस तरीके से ले लें, अगर हम R1 के प्लेस पे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 सर, क्या तो देखेंगे हम बोले R1 के प्लेस पे R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लिखे, तो ये तीनों को जोड़ेंगे सर। R1 का वैल्यू हमको A माइनस बी, R2 का वैल्यू B माइनस सी, R3 का वैल्यू C माइनस ए। तो A से A कटेगा, B से B कटेगा, C से C कटेगा, तो वैल्यू कितना 0, ये ना हो गया। जब इस दोनों की भी बात करें तो C माइनस में C प्लस में कट गया, A माइनस में A प्लस में कट गया, B माइनस में B प्लस में कट गया 0, A माइनस में A माइनस में कटा, B माइनस में B प्लस में कटा, C प्लस में C माइनस में कट गया। तो जब R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ते हैं तो R1 के प्लेस पे पूरा क्या बन जाता है 0, तो ये 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0, ये B माइनस C हो गया, C माइनस A हो गया, A माइनस B हो गया, ये C माइनस A हो गया, A माइनस B हो गया, और B माइनस कितना C। जब अभी जस्ट बोले थे सर, जब कोई भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम का वैल्यू 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना हो जाता है 0। जब कोई भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना हो जाता है सर 0। तो हम कह सकते हैं सी R1 का वैल्यू कितना हो गया सर, R1 का वैल्यू जो बन गया सर कितना 0, इसलिए वैल्यू कितना 0। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर से दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग को दिखाते हैं कि 3 नंबर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए सर 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ था थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे 3 नंबर कि आप कितना अच्छा तरीके से सोच सकते हैं। ये 65 दिया हुआ था, 3 है, 8 है और 75 है, ये 5 हो गया, 9 हो गया, 86 हो गया, बराबर में कितना लाना है सर 0। ये चीज का बात किया, बोला आपके पास कि 2 7 65 3 8 75 और 5 9 86 है सर, और इस चीज का वैल्यू को 0 लाना है। हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप सोचिए तो सर कि क्या कर सकते हैं कि हम कि इस चीज को 0 आखिर कैसे बना सकते हैं, क्या जोड़े, क्या घटाए, क्या गुना करे कि ये 0 बन जाए। आप सोचिए कि हमको कुछ ना कुछ करके क्या चीज लाना है 0 लाना है। अगर आप देखते होंगे तो R1 R2 R3 या सर आपके पास 2 दिया हुआ था, 7 दिया हुआ था और 65 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि बीच में अगर हमको 65 बनाना था सर, तो 65 बनाना इसमें, तो हम आपको पहले भी बोल दिए थे कि अगर इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी गुना कर सकते हैं, कुछ भी भाग लगा सकते हैं, पर वैसा सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, सुनिएगा, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी गुना कर सकते हैं, कुछ भी भाग लगा सकते हैं, पर वैसा सिचुएशन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर बात करते हैं, ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया, तो हम C1 के प्लेस पे अगर C1 प्लस 9 C2 करवा देते, क्या देख लेते हैं सर, तो C1 के प्लेस पे, तो C1 का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ था प्लस 9 इंटू C2 का वैल्यू कितना 7, तो ऐसा देख लीजिएगा सर, 9 इंटू C2, तो 9 को 7 से इंटू करेंगे तो 63, 2 कितना 65। फिर यहाँ पे सर 65 बन गया, यहाँ पे भी देख लेते, चेक कर लेते कि C1 के प्लेस पे सर C1 प्लस 9 C2 है सर, तो C1 का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया प्लस 9 इंटू C2 का वैल्यू 8 हो गया, तो 9 8 72 और 3 कितना 75। फिर यहाँ पे भी C1 के प्लेस पे कर लेते हैं, तो C1 प्लस 9 इंटू C2, तो C1 का वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया और प्लस 9 गुना C2 का वैल्यू 9, 9 9 81 या 5 कितना 86। देखिएगा दोस्तों, ये सब वैल्यू किसके प्लेस पे आया, C1 के प्लेस पे। C1 वाला लाइन कौन हो गया, जो सीधा है सर, तो हम C1 के प्लेस पे पहला बार किए तो 65 आया, दूसरा बार किए तो कितना आया 75 आया, और तीसरा बार किए तो कितना है सर 86 आया। तो ये मेरे पास 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया।
ये 65 हो गया, ये 75 हो गया और ये कितना 86 हो गया। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखता होगा, आइडेंटिकल के बारे में बोले थे, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के 2 गो रो या 2 गो कॉलम का वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि C1 और C3 का वैल्यू कितना हो गया इक्वल, तो C1 इक्वल टू C3, इसलिए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना 0। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे सर एक बार में समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि न्यू चीज़ है, आपको जानने में थोड़ा समय लगेगा। आप इसी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार घर पे आप अच्छे से ट्राई कीजिए। कल जो आपका वीडियो आएगा तो कल उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि कल हम 10 तक सॉल्व करवाएंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं सर, कि जहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक बताया जाएगा। तो आज के लिए इतनी है, बाय, गुड नाइट।